वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन है या दोस्त, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आखिरकार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे आसपास ही होते हैं, पर हम उन्हें अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। माइक्रो मीन्स आप समझ जाओ, माइक्रो मतलब बहुत ज़्यादा छोटा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरह देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। इस वजह से इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं और वो ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गाए। ये कुछ हमारे वो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि अलग अलग मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर हैबिटेट में आपको मिल जाएंगे, चाहे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो या डेजर्ट हो या कितनी भी गर्मी हो, आपको बैक्टीरिया हर जगह पर देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कर्ड बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलियस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंगाई। फंगाई जो होती हैं वो मल्टी सेल्यूलर होती हैं और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। और ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं? इनका बिल्कुल अपोजिट, जो कि अपने खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। जो ये हमारे फंगाई हैं ये जनरली कॉलोनीज के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, एस्परगाइलिस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्गाई। एल्गाई जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर दोनों ही होते हैं और एल्गाई ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भी होता है जिससे वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लैमिडोमोनास एंड स्पायरोगिया। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं एल्गाई के। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये ज़्यादातर वाटर के अंदर ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वायरसेस। वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही होते हैं, पर जो वायरसेस होते हैं वो अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मुझे वायरस है तो वो मेरी बॉडी के अंदर जाकर ही बढ़ेंगे और ये वायरसेस प्लांट एनिमल के अंदर भी पाए जाते हैं। वायरसेस जो होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो छोटे होते हैं, पर वायरसेस कुछ ज़्यादा ही छोटे होते हैं, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं। जो वायरसेस होते हैं ये अपनी लाइफ साइकिल होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर ही कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस और पोलियो वायरस। और एक और वायरस है जो कि रिसेंटली आया था, मैंने उसकी इमेज भी लगा रखी है, आप कमेंट्स में बताइए ये कौन सा वायरस है। अरे भाई वो सब तो ठीक है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर है? आखिर इनका घर कहाँ है? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? आखिरकार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पर मिलते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, किसी भी टाइप के टेम्परेचर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मिल सकते हैं। चाहे वो डेजर्ट हो चाहे मार्शलैंड, जहाँ पर कितनी भी बारिश होती हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हर जगह पर मिलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में भी और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिसीजेज भी हमें दे देते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले फूड प्रिजर्वेशन। हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल है। फूड प्रिजर्वेशन वो प्रोसेस होता है जिससे हम फूड के स्पॉइलेज को बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से अपने फूड को बचाने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जो कि होता है फूड प्रिजर्वेशन। जैसे कि हमने ये ब्रेड लिया और इसे 2-3 दिन तक
हमने एक ही जगह पर रख दिया तो उसके ऊपर ऐसे कुछ स्पॉट्स आ जाएंगे, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस फूड पर स्पॉइल कर रहे हैं उसे एक्ट करके, जैसे कि ब्रेड के ऊपर स्पॉट्स आ गए हैं। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, अब फूड प्रिजर्वेशन के भी अलग अलग मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड। फूड प्रिजर्वेशन केमिकल के द्वारा भी करी जाती है, और जो केमिकल फूड प्रिजर्वेशन में यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रिजर्वेटिव्स, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबिसल्फेट, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल भी हम प्रिजर्वेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ब्रेड का पैकेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रिजर्वेटिव लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे अटैक नहीं कर पाए। कॉमन सॉल्ट जो होता है वो भी पिकल्स के अंदर, पिकल्स को स्टोर करने में, पिकल को प्रिजर्व करने के लिए काम आता है। और कॉमन सॉल्ट मीट एंड फिश को प्रिजर्व करने के भी काम आता है। शुगर जो होती है वो जैम और जेलीज को प्रिजर्वेट करने के काम आती है। ऑयल एंड विनेगर भी पिकल्स और वेजिटेबल्स को स्टोर करने के काम आते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अगर हम दूध को उबालेंगे तो उसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, और यही एक टेक्निक है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जैसे कि अगर हम मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबालेंगे, वो भी 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, और उसे सडनली चिल कर देंगे, उसे सडनली ठंडा कर देंगे, और हम उसे स्टोर कर देंगे पेस्चराइज मिल्क के तौर पर। फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं स्टोरेज और पैकिंग के द्वारा। आपने एयरटाइट कंटेनर का नाम सुना होगा जिससे हवा भी आर पार नहीं हो पाती, वैसा ही ड्राई फ्रूट और वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए एयर टाइट पैकेट्स का यूज़ करा जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक ना कर पाएँ। जैसे कि आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा, चिप्स का जो पैकेट होता है उसके अंदर भी बहुत सारी हवा भरी होती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक ना कर पाए। अब हम लोग देखते हैं, ये तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमारे नुकसान थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल भी हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इम्पोर्टेंस फूड इंडस्ट्री के अंदर अब हम लोग पढ़ेंगे। लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया जो होता है वो मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है, और जो ईस्ट है, ईस्ट भी ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक्स को बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, ईस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है अल्कोहल, वाइन और विनेगर की। ईस्ट शुगर को ऊपर एक्ट करके शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन है उसे डिस्कवर किया था लुइस पैस्चर ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं इन मेडिसिन प्रोडक्शन। मेडिसिन्स जो होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए और उनकी ग्रोथ कम करने के लिए यूज़ करी जाती है, और उनका नाम होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया और फंगी से भी ऑब्टेन की जा सकती हैं। कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड एर्थोमाइसिन, ये हमारी कुछ कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स है जो कि ज़्यादातर यूज़ करी जाती हैं। अब जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी उसे इन्वेंट करा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने, यानी कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी उसे इन्वेंट करा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और उसका नाम था पेनिसिलिन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इन वैक्सीन प्रोडक्शन। जो वैक्सीन होती है हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अलग अलग टाइप की डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थ्रू वैक्सीन्स, उन्हें हम कहते हैं वैक्सीनेशन। जैसे कि वैक्सीनेशन जो होता है, वैक्सीन जो होती है वो उसके अंदर डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले जाते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ताकि जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लड़ना सीख जाएं। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से हमें बचाती हैं। वैक्सीनेशन जो होती है वो कुछ इस टाइप की डिजीज़ कंट्रोल करने के काम आती है, जैसे कि कोलेरा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। वैक्सीन जो होती है, सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की डिस्कवर करी थी एडवर्ड जेनर ने। ओके, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद रखना। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम बैक्टीरिया यूज़ होते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स, इन्हें बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सर्स।
जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम होते हैं ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। अब हम लोग देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट को क्लीन करने के भी काम आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। अरे शायद मुझे इसका मतलब पता है। जब मैं अपनी कोचिंग जा रहा था तब मैंने देखा कि रोड के साइड में एक चूहा जैसा कोई एनिमल मरा पड़ा था, और जब मैं कोचिंग जाता था तो दिन पे दिन वो चूहा गायब सा होने लगा था। शायद वो डिकम्पोजिशन की वजह से तो गायब नहीं हो रहा था। बिल्कुल सही कहा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि हमें कन्वर्ट करके देते हैं वेस्ट प्लांट्स और एनिमल्स को सिंपलेस्ट सब्सटेंस के अंदर वो कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारा इन्वायरमेंट भी ऑर्गेनिजम्स क्लीन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। अब हम नाइट्रोजन साइकिल हमें क्यों पढ़नी पड़ रही है? नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि किसी भी एनिमल या ट्री को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली, भर भर के है नाइट्रोजन तो। पर जो एयर की फॉर्म में, जो गैस की फॉर्म में नाइट्रोजन होती है वो हमारे ट्रीज यूज़ नहीं कर पाते और उसे नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रेट्स की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देता है और डायरेक्टली हमारे जो प्लांट्स और ट्रीज हैं वो इसे यूज़ कर पाते हैं। जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है नाइट्रोजन साइकिल का वो तो होता है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजियस कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करना, जो कि एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया करता है, वो होता है राइजोबियम। और जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो प्लांट्स की रूट्स तक पहुंचते हैं ताकि प्लांट अपना फूड बना पाए। और अब चलो मान लो प्लांट्स को तो नाइट्रोजन मिल गई, अब एनिमल्स को कैसे मिलेगी? जो ये काव है, जैसे कि अगर इसने लीफ खा लिया ट्री का तो काव को भी नाइट्रोजन इस तरह मिल जाएगी। और नाइट्रोजन अगर जैसे यहाँ पर ये काव है या ये ट्री है, ये इनकी डेथ हो गई, ये मर गए, तो कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज होंगे जो कि इन्हें खाकर जब ये नाइट्रोजियस गैस रिलीज करेंगे, इन्हें खाकर वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फैला देंगे, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो हमारी अनलिमिटेड है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इतनी ज़्यादा तारीफ तो हो गई, अब हम पढ़ते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस। जो डिजीज़ेज होती हैं ह्यूमंस के अंदर वो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट स्प्रेड फ्रॉम an infected person to a healthy person through air, water or food are called communicable diseases। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज़ फैलाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर और फूड आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। उन डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज, जैसे कि कोविड, कोलेरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। तभी हमें कोविड में कहते थे कि हमें मास्क लगा के रखना चाहिए ताकि अगर हम कांटेक्ट में आएंगे किसी इन्फेक्टेड पर्सन के तो हमें भी कोविड हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये एक मच्छर है, ये आराम से घूम रहा था, अरे मुझे तो भूख लग रही है बहुत तेज, तो ये एक इन्फेक्टेड पर्सन का खून पी लेता है। अब जो मॉस्क्यूटो है उसे भी, वो भी इन्फेक्टेड हो गया, उसे भी डेंगी हो गया। ये जो पेशेंट था ये डेंगी का पेशेंट था, ठीक है मान लो, और ये जो मॉस्क्यूटो है इसे भी डेंगी हो गया है। अब मॉस्क्यूटो को फिर से भूख लगी, यार मुझे तो भूख लग रही है, अब वो एक हेल्दी पर्सन को जाकर बाइट कर लेगा जिससे वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और कुछ इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे जो कि इधर से उधर डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, इन्हें कहते हैं हम कैरियर्स। एग्जाम्पल ऑफ कैरियर्स हैं हमारे हाउस फ्लाई जो होती हैं, जो हमारे घर में इधर उधर घूम रही होती हैं, उनसे हमें कोलेरा, डाइसेंट्री एंड टाइफाइड भी हो सकता है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो जो होते हैं वो मलेरिया पैरासाइट्स को डिलीवर करते हैं इधर से उधर। फीमेल एड्स मॉस्क्यूटो जो होते हैं वो डेंगी वायरस को स्प्रेड करते हैं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं हम कौन कौन सी डिजीज़ हमें हो सकती है और किस किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो होती है और किस तरह से वो हमें फैल जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं टीबी के बारे में, मतलब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है और एयर की वजह से ये फैलता है। मिसल्स वायरस की वजह से होता है और एयर से फैलता है। चिकन पॉक्स जो होता है
वो भी वायरस की वजह से होता है और एयर और कांटेक्ट में आने से होता है। जैसे कि कोई इंसान है, उसे चिकन पॉक्स हो रहा है, उसका दोस्त आया, वो हाथ मिला रहा है, गले मिल रहा है, अरे भाई तू तो मेरा दोस्त है, आजा चल चटनी और समोसे खाते हैं, ऐसे करके, तो उसे भी चिकन पॉक्स हो जाएगा अगर उसने बिना हाथ धोए खाना खा लिया उन्हीं हाथों से जिससे उन्होंने हैंडशेक किया था। पोलियो ये भी वायरस से होता है जो कि एयर और वाटर से फैलता है। कॉलेरा जो होता है वो भी बैक्टीरिया है जो कि वाटर और फूड से फैलता है। टाइफाइड बैक्टीरिया है जो कि वाटर से फैलता है। हेपेटाइटिस ए ये भी एक हमारी बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होती है और ये वाटर से फैलती है। मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होती है और मॉस्किटो इसे फैलाता है। और कौन सा मॉस्किटो फैलाता है जल्दी से आप कमेंट्स में बता दीजिए, अभी हमने रिसेंटली वो पढ़ा है। अब डिजीजेस जो कि एनिमल्स के अंदर हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। फुट एंड माउथ भी एक बीमारी है जो कि कैटल के अंदर हो जाती है वायरस की वजह से। कैटल मतलब बेसिकली भैंस के अंदर, जैसे कि ये भैंस है, ठीक है, इसके मुंह से ऐसे थूक 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 गिर रहा है, तो ये फुट एंड माउथ डिजीज की वजह से हो रहा है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने सिर्फ एनिमल और ह्यूमंस के साथ साथ हमारे इन प्लांट्स और फ्रूट्स के भी को भी नहीं छोड़ा। जैसे कि सिट्रस कैंकर एक बीमारी है जो कि फ्रूट्स के ऊपर ऐसे हो जाती है, जैसे आपने ये स्पॉट्स देखे होंगे ऑरेंजेस के ऊपर, तो ये होती है बैक्टीरिया की वजह से। एक और बीमारी है रस्ट ऑफ व्हीट जो कि फंगी की वजह से हो जाती है, जैसे पत्तों के ऊपर इस टाइप की ये जमा हो जाता है, ये भी एक बीमारी है जो कि फंगाई की वजह से होती है। येलो वेन मोसैक भी एक बीमारी है जो कि भिंडी के अंदर हो जाती है वायरस की वजह से। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वाली वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।